Welcome everyone. भी मैं I'll be muting all of you. Just a minute. एक बार म्यूट कर लेता हूं मैं. अभी आप सबको म्यूट कर दिया है और एट द एंड मतलब मैं आपको कोई भी सवाल आ रहा है या कुछ भी आ रहा है तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं. आज का अपना वेबिनार है. अलग अलग तरह की जो गॉड्स फैमिली रहती है उनका प्रोडक्शन हम कैसे बढ़ा सके. 40% तक अपना प्रोडक्शन बढ़ सकता है. उसके बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन मेरे बारे में. मेरा नाम समीर अलावादी है. पढ़ाई मैंने केमिकल इंजीनियरिंग की है और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है मैनेजमेंट में. 21 साल का मुझे अनुभव है एग्रीकल्चर में काम करने का. मेरी खुद की कंपनी है उत्कर्ष एग्रोकेम प्राइवेट लिमिटेड जिसका मैं टेक्निकल डायरेक्टर हूँ. मैंने काफ़ी कंसल्टेंसी की है मेजर क्रॉप्स में. केला, पपीता, आम, पोमोग्रेनेट, गन्ना, चीकू, गुआवा. वेजिटेबल्स के अंदर ये सब जो गॉड्स हैं इनके अंदर मैंने काफ़ी काम किया है और ऑर्गेनिक फार्मिंग. अभी मैं ऑनलाइन विजिटिंग फैकल्टी हूँ. IIM जम्मू के स्टूडेंट्स के लिए, EDI के लिए, उनके लिए क्लास मेरा वो रहता है. हमारी कंपनी 100 से भी ज़्यादा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट बनाती है जो सारे के सारे 100% नॉन पॉइजनस रहते हैं. हमारी कंपनी सूरत आधारित है. आप ज़्यादा जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट www.utkarshagro.com और utkarshagro.com पे देख सकते हैं. सर फ्रेंड्स, एम आई ऑडिबल? आप चैट बॉक्स में लिखिए क्योंकि मिस्टर कलम गौड़ा पाटिल जी को मैं ऑडिबल नहीं हूँ शायद. फ्रेंड, एम आई ऑडिबल? थैंक यू. कलम गौड़ा जी प्लीज आप देख लीजिए, आपके वहां पे कोई टेक्निकल एरर हो सकती है. So, अभी मैंने चैट बॉक्स खोला हुआ है. आप लिख सकते हैं. कुछ लोगों ने शेयर पहले कर दिया है. क्यों आपने ज्वाइन किया है और मेजर कंसर्न क्या है आपके ये गॉड्स की फार्मिंग में. गॉड मतलब कि हिंदी में कहते हैं तो लौकी, करेला, तुरई, वो सब नाम आगे आएंगे. मैं चैट बॉक्स देख रहा हूँ. तो क्या है कि आपका कोई पर्टिकुलर कंसर्न रहेगा तो वो अगर मैंने स्लाइड में नहीं ले रखा होगा तो मैं ले लूंगा. आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं कि आपने क्यों ये ज्वाइन किया, व्हाई यू हैव ज्वाइन, और आपकी मेजर कंसर्न क्या है. अभी मैं चैट बॉक्स बंद कर रहा हूँ. आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं. मैं एट द एंड आपके चैट बॉक्स में जो भी रहेगा उसके बारे में कवर करेंगे. ये जो बेसिक चीजें रहती हैं किसी भी खेती के लिए जो आज हम इसमें भी कवर करने वाले हैं कि किस क्लाइमेट में, किस सॉइल में गॉड्स की फार्मिंग अच्छी हो सकती है, कैसे सोइंग करनी चाहिए, क्या खाद की रिक्वायरमेंट रहती है, इंटरकल्टिवेशन कैसे करना है, पानी का मैनेजमेंट कैसे देखना है, पेस्ट और डिजीज क्या क्या आते हैं और उसका मैनेजमेंट कैसे करना है, हार्वेस्टिंग कब शुरू होता है, कैसे करना है, ईल्ड और स्टोरेज के बारे में देखेंगे हम. अभी गॉड्स तो ऐसे एक फैमिली का नाम है लेकिन आज हम जो जो मेजर चीजों पे ध्यान देने वाले हैं वो है पॉइंटेड गॉड, जिसको अंग्रेजी में पॉइंटेड गॉड बोलते हैं, हिंदी में परवल बोलते हैं. हिंदी, मराठी, गुजराती में भी परवल बोलते हैं. अलग अलग एरिया में अलग अलग भाषा में अलग अलग नाम है. दूसरा है लिटिल गॉड जिसे हिंदी में टिंडोड़ा, टोंडली कहा जाता है और बंगाली में टला कोचा, मराठी में टैंडली, कुंड्रू उड़िया में. तो ये क्या पूरे देश में सब कुछ होता है. बिटर गोड को नॉर्मली करेला कहा जाता है. बिटर एप्पल भी कहते हैं, बिटर स्क्वाश भी कहते हैं. बॉटल गॉड लौकी को कहा जाता है. रिच गॉड जो है गुजराती में सिरोला कहते हैं. फिर हिंदी में तुरई कहते हैं. स्पॉन्ज गॉड, क्योंकि अपने ये मैं इसलिए हिंदी और आपके लोकल बता रहा हूँ क्योंकि आगे पूरा प्रेजेंटेशन में हम यही वर्ड यूज करने वाले हैं जो अंग्रेजी शब्द हैं. स्पॉन्ज गॉड को गिलकी कहते हैं या गलका कहते हैं. गुजराती में घिसोड़ा कहते हैं या गलका बोलते हैं उसे.
कन्नड़ में हीरे कई कहते हैं, ऐसे सब सभी भाषा में लिख रखा है। स्पाइन गॉड हिंदी में कंटोला कहते हैं, गुजराती में कटवल बोलते हैं, राजस्थानी में कंकोड़ा बोलते हैं, भाट करोला बोलते हैं बंगाली में, मराठी में कारटोली बोलते हैं। मुझे कुछ शब्द बोलने नहीं आते इसलिए मैं आगे दूसरी लैंग्वेज के नहीं बोल रहा हूँ। तो ये क्या है, इनमें ये इन सब चीजों को उगाने में बहुत सारी चीजें बहुत कॉमन है। तो अपने पहले हमें कुछ चीजें, कुछ स्लाइड्स अपनी कॉमन रहेंगी और कुछ स्पेसिफिक रहेंगी क्रॉप के हिसाब से। तो ये सारे के सारे जो क्रॉप्स हैं ये पेरिनियल प्लांट्स हैं, ज्यादातर गर्म से भेज वाले वातावरण में, मॉइस्चर वाले वातावरण में उगते हैं। बहुत ज्यादा ठंडी और बहुत फ्रॉस्ट वाला कंडीशन के लिए सूटेबल नहीं है। ड्राई ट्रॉपिकल मतलब सूखा ट्रॉपिकल वेदर मॉनसून के बाद का ज्यादा प्रेफर किया जाता है। पॉइंटेड गॉड का जो टेम्परेचर रहता है 30 से 35 डिग्री रहता है, उस समय उसका बहुत अच्छा यील्ड आता है। आदर्श क्लाइमेट सभी तरह के इन सब के लिए 27 से 32 के बीच में रहता है, जब उसका ग्रोथ, क्वालिटी और यील्ड बहुत ज्यादा अच्छी आती है। सॉइल की रिक्वायरमेंट नॉर्मली इसके लिए अच्छी नितार शक्ति वाली, जिसमें पानी जल्दी छोड़ सके, ऐसी रेताल जमीन या थोड़ी सी क्ले वाली जमीन ज्यादा सूटेबल रहती है। जमीन का पीएच 6 से 6.5 के बीच में होता है तो कल्टीवेशन रिजल्ट बहुत ज्यादा अच्छा आता है। ये चीजें बहुत हैवी सॉइल में नहीं होती हैं, लेकिन जो नदी किनारे वाली एलुवियल लाइट सॉइल रहती है नदी के किनारे वाली, उसमें ये सभी क्रॉप्स बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं। खास करके जो जमीन ले रहे हैं उसके उसकी ड्रेनेज कैपेसिटी मतलब नितार शक्ति बहुत ज्यादा अच्छी होनी चाहिए। अच्छी ईल्ड और अच्छी क्वालिटी के लिए आपको ऐसी जमीन के अंदर में क्वांटिटी है 8 से 10 टन प्रति एकड़ में, आगे भी स्लाइड में आएगा, ऑर्गेनिक खाद का देना जरूरी है, तो ही आपका उत्पादन बहुत अच्छी तरह आएगा। प्लांटिंग सीजन नॉर्मली ये गर्मी में निकलने वाला क्रॉप है। इसको गर्मी में और बरसातों में भारत में निकाला जाता है। जनरली इसकी बुआई जो होती है वो होती है जनवरी से फरवरी में एज ए समर क्रॉप में, और जुलाई से अगस्त में एज ए रेनी सीजन के क्रॉप में। जो पहाड़ वाले विस्तार रहते हैं वहां पे सोइंग होती है अप्रैल के हिसाब से। बेस्ट सीजन मतलब अभी अभी इसका बेस्ट सीजन है। नॉर्मली में हम लोग वेबिनार भी उसके हिसाब से ही करते हैं कि अभी इन क्रॉप का बेस्ट सीजन है सोइंग का, फरवरी मार्च। तो अभी बेस्ट तरीका है, बेस्ट समय है इसको लगाने का। जमीन की तैयारी, लैंड प्रिपरेशन, सबसे पहले सॉइल को वीड फ्री करना चाहिए, अच्छी तरह से प्लाव करना चाहिए। प्लाव करने के बाद में उसको महीने तक तपाना चाहिए। और जब अपने जमीन तैयार कर रहे होते हैं तो गोबर खाद को करना चाहिए। कुछ भी फार्मिंग कर रहे हैं, इनमें से कोई भी क्रॉप की कर रहे हैं, तो रिकमेंडेशन है कि 8 से 10 टन गोबर खाद अगर आप डालते हैं तो क्वालिटी और क्वालिटी दोनों बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं। लगाने का तरीके में एक छोटा सा खड्डा करना है 30 सेंटीमीटर बाय 30 सेंटीमीटर बाय 30 सेंटीमीटर का, और 2.5 से 2 मीटर के अंतर पे दो पौधे के बीच में 2.5 मीटर का अंतर, 2 मीटर का अंतर दो रोज के बीच में। उसको अगर अपने बेड बना के कर सकते हैं तो बहुत ज्यादा अच्छा। एक खड्डे के अंदर कम से कम 5 बीज लगाने चाहिए, और जब 15 दिन के बाद में जब उग जाए तो उसको 1 या 2 ही रखने चाहिए, बाकी ये सब निकाल देने चाहिए। ये 5 इसलिए लगाने के लिए कहते हैं जो जिनमें भी सीड की सोइंग होती है, क्योंकि सीड नहीं उगता है तो अपना कोई भी एक भी बाकी रह नहीं जाना चाहिए जगह, क्योंकि जितना कम प्लांट होगा उतना क्या बोलते हैं प्रोडक्शन कम आएगा। अब ये क्रॉप वाइज देखते हैं कैसे प्रोपोगेशन होता है। पॉइंटेड गॉड जो होता है उसको उगाया जाता है कटिंग के द्वारा, या उसके जड़ों के अंदर जो सकर्स रहती हैं उसकी गांठ के द्वारा उगाया जाता है। 1 से 2 साल पुरानी जो वाइन रहती है तो उसको 1 से 2 फीट जितनी क्या बोलते हैं उसको काट दिया जाता है प्लांट को, और वो देखा जाता है कि कम से कम उसमें 8 से 10 गांठें, नोड्स होना जरूरी है। उसके बाद पत्ते को तो सारे पत्ते निकाल दिए जाते हैं, या दो तीन पत्तों को छोड़कर छोटे से पौधे में, या क्या बोलते हैं प्लास्टिक की थैली के अंदर
70% मिट्टी और 30% गोबर खाद, अच्छा मैन्योर डाल के तैयार किया जाता है मिक्स, और उसके अंदर डाल दिया जाता है। फिर उसका मॉइस्चर मेंटेन किया जाता है, और वो जो कटिंग जो रहती है उसे फरवरी मार्च में लगा दिया जाता है। इसका जो पॉइंटेड गॉड रहता है उसका प्रोपोगेशन मतलब मल्टीप्लिकेशन बीज से नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो बहुत लंबा प्रोसेस है। उसके अलावा मेल फीमेल का भी प्रश्न रहता है, क्योंकि पॉइंटेड गॉड के अंदर मेल अलग होता है और फीमेल अलग होता है, तो उसकी वजह से भी ईल्ड अलग आता है। इसलिए मेल के पौधे से मेल का पौधा बनाया जाता है, फीमेल के अंदर फीमेल बनाया जाता है। तो प्लांटिंग डिस्टेंस रहता है वो 2x2 मीटर का या 2x1 मीटर का रहता है। लिटिल गॉड, लिटिल गॉड को भी नॉर्मली स्टेम की कटिंग के थ्रू, मतलब पूरा स्टेम को काट दिया जाता है। कुछ जगह पर बीच से भी होता है, लेकिन उसको सेट होने में बहुत टाइम लगता है। स्टेम की कटिंग जो है वो अराउंड 20 सेंटीमीटर लंबा काटा जाता है, और 2 सेंटीमीटर की जाड़े वाला ही काटा जाता है। पतली स्टेम में मजा नहीं आता है। जो स्टेम काटा जाता है उसको कम से कम 4 से 6 पत्ते होने चाहिए। 2 से 3 कटिंग को लगाया जाता है अराउंड 6 सेंटीमीटर गहराई में और वो खड्डा किया जाता है वो 60 सेंटीमीटर का डायमीटर का होता है। दो पौधों के बीच में अराउंड 2 मीटर का डिस्टेंस रखा जाता है। 2 मीटर मतलब कि अराउंड 3.5 फीट, सॉरी 6 से 7.5 फीट, 7 फीट के आसपास। स्पाइन गॉर्ड का प्रोपोगेशन, स्पाइन गॉर्ड का प्रोपोगेशन बीज के थ्रू या उसके ट्यूबर के थ्रू किया जाता है। नॉर्मली जो सीड रेट बीज का होता है वो 1.5 से 2 किलो रहता है नॉर्मल वैरायटी के लिए, और या फिर 3,000 से 5,000 ट्यूबर लिए जाते हैं प्रति हेक्टर। इसके लिए अच्छी कंपनी के, जो आपके लोकल में जो अच्छी कंपनी हो उसके बीज लीजिए। आपके एरिया में जो कंपनी की बीज का अच्छा रिजल्ट आ रहा हो वही आप लीजिए। बॉटल गोर्ड करेला और दूधी के लिए अपने लौकी के लिए, इसके दोनों के लिए अराउंड 1 से 1.5 किलो, अगर आप ओपी वैरायटी ले रहे तो 1.5 से 2 किलो लगता है। नॉर्मली 200 से 400 ग्राम सीड की जरूरत रहती है अगर आप हाइब्रिड लेते हैं तो। रिच गॉड और स्पॉन्ज गॉड के लिए भी 600 ग्राम के, ये जो रिकमेंडेशन है सीड रेट का, ये ओपी वैरायटीज के लिए है। नॉर्मली जो पैकेट आते हैं, जो 50 ग्राम के पैकेट होते हैं, वो नॉर्मली 1 एकड़ के अंदर 6 से 8 पैकेट के आसपास लगते हैं। उसमें इन सभी गॉड्स का कामकाज हो जाता है। जो खड्डा खोदा जाता है स्पॉन्ज गॉड और रिच गॉड के लिए, गलकी और तुरई के लिए, वो अराउंड 45 बाय 45 सेंटीमीटर का होता है। 2 मीटर के अंतर पे जो रो रहती है वो 1.5 मीटर की रहती है। 3 बीज लगाने चाहिए, 3 से 5 बीज हर एक में लगाने चाहिए। अगर जब उग जाता है तो 2 जितनी सीडलिंग रहने देनी होती है। इसके अलावा आप नर्सरी में भी प्लांट तैयार कर सकते हैं। एक पॉली बैग के अंदर दो सीड रख सकते हैं, ताकि हर एक पॉली बैग में कम से कम एक तो तैयार हो जाए, और 15 दिन के बाद जर्मिनेशन हो जाता है तो उसको 2 सीडलिंग को लगाना चाहिए। सीड्स अगर अपने यूज कर रहे हैं तो उसकी उसकी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ट्रीटमेंट के लिए अपना उत्कर्ष का ट्राइकोस पी और उत्कर्ष सूडोस पी को 4 ग्राम ट्राइकोडर्मा या 10 ग्राम आप सूडोस ले सकते हैं। उसका ट्रीटमेंट करते हैं तो कोई भी फंगस का डर नहीं रहता है, और जर्मिनेशन अच्छा आता है। ये हमारा सूडोस पी और ये ट्राइकोस पी है। नर्सरी मैनेजमेंट और ट्रांसप्लांटिंग, सीड्स को नर्सरी बेड में उगाया जाता है। जब उसको उगा रहे होते हैं तो ध्यान देना होता है कि कोई भी सॉइल बॉर्न डिजीज जमीन की वजह से उसको ना मिल जाए। नॉर्मली 25 से 30 दिन के अंदर पौधा ट्रांसप्लांटिंग के लिए रेडी हो जाता है, 4 से 5 पत्ते आने के बाद में। उसके बाद में अपने ट्रांसप्लांटिंग कर सकते हैं। फर्टिलाइजर एप्लीकेशन 7 से 10 दिन के बाद में एनपीके के किया जा सकता है। एक बार लेटरल वाइन शुरू हो जाती है, फ्लावरिंग शुरू हो जाता है, उसके हिसाब से शेड्यूल फॉलो किया जाता है। पॉइंटेड गॉड के अंदर एक स्पेसिफिक बात है जिसका एक पूरा ध्यान रखना चाहिए। परवल जिसे हम कहते हैं, जो पॉइंटेड गॉड परवल जो होता है वो डायोसियस प्लांट होता है। डायोसियस प्लांट उसे कहते हैं जिसके अंदर मेल अलग होता है और फीमेल अलग होता है। इसलिए मेल फीमेल का जब हम लगा रहे होते हैं तो उसका रेशियो एकदम मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है।
अगर प्लांट में सारे के सारे अगर मेल लगा दिए तो अपना यील्ड जीरो आ जाएगा। इसलिए मेल फीमेल रेशियो को मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपको सबसे अच्छा उत्पादन चाहिए तो मेल फीमेल का रेशियो 9:1 का होना चाहिए। मतलब 10 प्लांट में से 9 प्लांट फीमेल के होने चाहिए और 1 प्लांट मेल का होना चाहिए। ये रेशियो अगर मेंटेन करते हैं तो सबसे अच्छा उत्पादन आता है। प्लांट को सपोर्ट, ये सभी गॉड्स फैमिली को अलग अलग तरह से सपोर्ट की जरूरत रहती है, क्योंकि सभी वेले वाली फैमिली में से हैं। तो बिटर गॉड जो मतलब केरेला रहता है, वो एक उसका जो डाली रहती है वो वीक रहती है, बहुत स्ट्रांग नहीं होती, नरम होती है एकदम। तो उसे सपोर्ट की जरूरत रहती है। अगर इसको हम क्लाइंबर की वजह से मतलब सपोर्ट देते हैं तो ही अच्छी क्वालिटी होती है। कई किसान इसे जमीन पे भी करते हैं, लेकिन जमीन पर ये सब अगर चीजें हम करते हैं तो उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं आती है, उसकी मार्केट अच्छी नहीं रहती है। इसलिए हर एक के अंदर स्पेसिफिकली कैसे सपोर्ट देना है वो एक स्पेसिफिक पॉइंट हमने कवर किया है। जो पौधा रहता है वो सपोर्ट के ऊपर 6 से 7 महीने तक उत्पादन देता है। अगर आप जमीन पे लगाओगे तो वो 3 से 4 महीने तक ही उत्पादन देता है, अगर आप सपोर्ट नहीं करते हो। तो ये सबसे बड़ा फर्क है। अगर हम सपोर्ट देते हैं करेले के पौधे को, तो उसके ऊपर रोग और जीवात, पेस्ट और डिजीज का आने का डर कम रहता है, जो जमीन की वजह से होता है। लकड़े के पोल लगाए जाते हैं 3 मीटर हाइट के हिसाब से, और खड्डे के अंदर 5 मीटर के अंतर पे खड्डे लगाए जाते हैं, और फिर इनको इसको हमारे गुजराती में मांडवा बोलते हैं, मांडवा पद्धति बोलते हैं, 5 मीटर के अंतर पे। और उसके बाद में उसे जीआई की मतलब गैल्वेनाइज आयन की तार लगा दी जाती है, और उसको मतलब क्रॉस तरह से, इस तरह से वायर को एक दूसरे को लगाया जाता है। अभी कुछ सालों से प्लास्टिक की तार का भी लगाना चालू कर दिया है। दो तारों के बीच में अराउंड 45 सेंटीमीटर का अंतर रहता है, तो वो नेटवर्क बनाया जाता है जिसके ऊपर बिटर गॉड के पौधे को आराम से चढ़ाया जा सके। जो बीज रहते हैं उसको 1 मीटर के अंतर पे लगाया जाता है, और उसको फिर मिट्टी से ढक दिया जाता है। जो वेली रहती है उससे 1.5 से 2 महीने लगते हैं ऊपर, क्या बोलते हैं, जो मांडवे की हाइट, बॉवर की हाइट तक पहुंचने के लिए। इसलिए शुरुआत में वो सिर्फ ऊपर चढ़ने का ही काम करता है जब तक वो ऊपर पहुंचता है। एक बार वो अपने मांडवे की हाइट, बॉवर की हाइट पे पहुंच जाए, तो जो उस पौधा रहता है वो अलग अलग उसका ट्रेल शुरू हो जाता है, मतलब अलग अलग तरह से फूटा उसका शुरू हो जाता है। क्योंकि करेले का बीज, बिटर गॉड का बीज का जो कवर रहता है वो बहुत ज्यादा हार्ड रहता है। तो उसे 2 से 3 महीने तक का ठंडे पानी के अंदर बीज सोख करके रखा जा सकता है, और उसके बाद में उसको मॉइस्ट कपड़े के अंदर रखा जाता है 1 से 2 दिन के लिए, ताकि उसका जर्मिनेशन बहुत अच्छा है। नहीं तो जर्मिनेशन उसका कई बार बहुत अच्छा नहीं आता है। इस तरह से करते हैं तो जर्मिनेशन बहुत जल्दी आ जाता है, और क्या बोलते हैं कि हर एक पौधा वहां पे लग जाता है। अभी खाद की बात देखते हैं। जो खाद का है, ये मैंने यूनिवर्सिटी रिकमेंडेशन के हिसाब से लिया, हमने अपने हिसाब से भी बनाया है कि पॉइंटेड गॉर्ड के अंदर यूनिवर्सिटी के हिसाब से 8 से 10 टन गोबर खाद डालने की जरूरत है। जो फर्टिलाइजर रेशियो है वो 24 से 35 किलो नाइट्रोजन, 16 किलो फॉस्फोरस, 16 से 20 किलो पोटेशियम प्रति एकड़ देना चाहिए। आईवी गॉड्स के लिए 8 से 10 टन गोबर खाद देना चाहिए जमीन को तैयार करते समय। एनपीके की रिक्वायरमेंट जैसे पॉइंटेड गॉड की है 24 से 32, 16 से 24 और 24 किलो रहती है। स्पाइन गॉड का जो है वो 8 से 10, 6 से 8 टन रहता है गोबर खाद। एनपीके की रिक्वायरमेंट 30 टू 32 है प्रति एकड़। रिच गॉड, गलकी और करेल लौकी के अंदर भी सिमिलर 8 से 10 टन का सबका है। बेजल के अंदर 6, 12, 12 के हिसाब से अपना डाल सकते हैं। जब भी कोई भी आप गॉड लगा रहे हैं उसमें शुरू में एजोस्पेरियलम और फॉस्फो बैक्टीरिया लगा सकते हैं, जो हमारा फॉस्फोस के नाम से आता है। दूसरा माइक्रोब्स के नाम से भी हमारा आता है, जिसके अंदर एजोस्पेरियलम फॉस्फो बैक्टीरिया आ जाता है। अराउंड 800 से 1 किलो प्रति एकड़ में देना चाहिए ये।
साथ में उत्कर्ष का सूडोमोनास भी एक किलो प्रति एकड़ के हिसाब से अगर गोबर खाद में मिला के नीम केक के साथ देते हैं तो रिजल्ट बहुत ज्यादा अच्छा आता है। करेले के अंदर भी फर्टिलाइजर का डोज किस तरह की आप वैरायटी कर रहे हैं, जमीन की फर्टिलिटी कैसी है उसके ऊपर डिपेंड करता है। गोबर खाद 6 से 10 टन के बीच में देना चाहिए। जो रिकमेंडेड डोज है यूनिवर्सिटी के हिसाब से एनपीके का वो है एन 20 से 40 ग्राम, पी 16 से 24 किलो और के 12 से 24 किलो, जिसमें से आधा शुरुआत में देना चाहिए नाइट्रोजन और पी और के शुरुआत में दे देना चाहिए। ये अगर आप बिना ड्रिप की फार्मिंग कर रहे हैं तो उसके लिए है। हमने पूरा अपना रिसर्च के हिसाब से और जो हमारे अनुभव के हिसाब से एक शेड्यूल बनाया है, जिसके अंदर हमारे रिकमेंडेशन के हिसाब से आप ये, क्योंकि ये अगर आप हाइब्रिड वैरायटी कर रहे हैं तो लगाते समय डीएपी 50 किलो, एमओपी 25 किलो और मार्वल जी 10 किलो देना चाहिए। एक बार जब उग जाता है, आपने ट्रांसप्लांटेशन कर रहे हैं, तो जड़ें बनाने के लिए रूट्स मल्टीप्लायर 2 लीटर 1 लीटर स्ट्रेस फ्री, बाद में 19-19 और यूरिया का एप्लीकेशन देना चाहिए। 13वें दिन माइक्रोब्स और एमोस देते हैं तो कोई भी रूट्स में तकलीफ नहीं रहती है और रूट फॉर्मेशन बहुत अच्छा हो जाता है। ये हमारे जो रिकमेंडेशन है और हमारे जो प्रोडक्ट हैं उसके बारे में है। बाद में शुरुआत के ग्रोथ स्टेज में यूरिया और 19-19 का ज्यादा दिया जाता है। अराउंड 26 से 30 दिन के आसपास में फ्लावर और फ्रूट सेटिंग शुरू हो जाता है, तो उस समय फॉस्फोरस युक्त फर्टिलाइजर की रिकमेंडेशन है। इसमें हॉर्स पावर और स्ट्रेस फ्री देना चाहिए। मैग्नीशियम सल्फेट का यह 31वें दिन पर रिकमेंडेशन है, ताकि फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया ज्यादा अच्छी चले। 32 से 36 में फिर जब तक पूरा फ्लावरिंग नहीं आता है तो एमएपी 1261 हॉर्स पावर, कैल्शियम नाइट्रेट, इन सब का देने से फ्लावरिंग बहुत ज्यादा अच्छी आती है। अराउंड 50 दिन के आसपास इन सभी के अंदर फ्रूट सेटिंग शुरू हो जाता है। उस समय एम के भी 05234, उसके साथ में कॉम्बी 2, बोरॉन, हॉर्स पावर, स्ट्रेस फ्री, कैल्शियम नाइट्रेट, ये सब देना चाहिए अलग अलग। इस शेड्यूल को हमने जहां जहां पे फॉलो करवाया है उसमें उत्पादन बहुत ज्यादा अच्छा आता है। बहुत ज्यादा मीन्स अगर आपको बेस्ट बम्पर क्रॉप चाहिए तो आप इस शेड्यूल को अच्छी तरह से फॉलो करिए। तो ये हमारे अलग अलग जो प्रोडक्ट्स हैं जो हम रिकमेंड करते हैं। काफी सारी टेक्निकल चीजें आपको लोकल लेवल पे मिल जाती हैं, कुछ स्पेसिफिक चीजें हमारे पास रहती हैं, तो आप उस तरह से फार्मिंग अच्छी तरह से कर सकते हैं। और ये शेड्यूल मैं ग्रुप में भी डाल दूंगा, हमारी वेबसाइट पे भी ये शेड्यूल अवेलेबल हो जाएगा। ये हमारा स्प्रे शेड्यूल है कि जो हम अलग अलग स्टेजेस के ऊपर रिकमेंड करते हैं। ये शुरुआत के ग्रोथ स्टेज में, ये फ्रूट डेवलपमेंट स्टेज का है। ये हमारा स्प्रे शेड्यूल है। प्राइमोल स्ट्रेस फ्री, बायोक्लीन स्वीप है सकिंग पेस्ट से बचाने के लिए, पैंथर मार्वल फ्लावरिंग स्टेज के लिए है, वायरोस वायरस के लिए है। ये शेड्यूल हर हमारा रिकमेंडेशन है कि 15-15 दिन में अगर आप स्प्रे करते हैं तो उत्पादन बहुत ज्यादा अच्छा रहता है। ज्यादातर सा फर्टिलाइजर्स हैं इसके अंदर। ये हमारे विविध प्रोडक्ट हैं स्प्रेइंग के लिए और ड्रिप इरिगेशन के लिए। इरिगेशन पानी के साथ देंगे। पानी फर्स्ट इरिगेशन तुरंत प्लांटिंग के बाद देना है। उसके बाद में अगर आप फ्लड इरिगेशन से काम कर रहे हैं तो हर 3 से 4 दिनों के इंटरवल पे देना है। ड्रिप इरिगेशन कर रहे हैं तो आपको रोज पानी देना है। पानी इस तरह से देना है कि भाई मॉइस्चर की कंडीशन मेंटेन रहे। आप डिपेंड करता है कितना पानी देना है, वो आपकी सॉइल के ऊपर डिपेंड करता है। अच्छी क्वालिटी के लिए आपको क्रॉप को हर ऑल्टरनेट दिन इरिगेट करना जरूरी है। जिस तरह फ्लावरिंग और फ्रूटिंग चल रहा है उसके हिसाब से। अगर बहुत बरसात है आपके यहाँ पे तो उस बरसात के टाइम पे पानी नहीं दीजिए। अगर बहुत ज्यादा बरसात है या फ्लड है तो आप ये देखिए कि वहां पे आपके यहाँ पानी नहीं भर जाए और जमीन में से सारा पानी निकल जाए। अगर नहीं निकलता है तो रूट रॉट आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं और क्रॉप में मर भी जाता है। इंटरकल्टिवेशन, वीड कंट्रोल, होइंग, आपका जो खरपतवार है और रेगुलरली आपको इंटरकल्टिवेशन करने की जरूरत है। जो आपके खरपतवार जो वीड्स हैं उनको मैन्युअली या ट्रैक्टर की मदद से आप निकाल सकते हैं, या प्लाउ अपने बेल्स के जो चलाते हैं उसकी मदद से कर सकते हैं। अगर आप मॉइस्चर मेंटेन करने के लिए और एरिएशन, रेगुलरली ऑक्सीजन अंदर मिलता रहे रूट जोन में,
तो आपको आंतर खेड़ बोलते हैं या होइंग करने की जरूरत रहती है। अगर आप फ्लैट बेल्ट कल्टीवेशन कर रहे हैं तो वीड ऑपरेशंस करना बहुत मुश्किल हो जाता है रेनी सीजन के अंदर और समर के अंदर। अगर कुछ उग जाता है पोस्ट शूट इमरजेंस है, तो आप पैराक्वाट ग्रामोक्सोन को 1% के हिसाब से प्रति हेक्टर लगा सकते हैं। अगर आप ड्रिप इरिगेशन के साथ काम कर रहे हैं तो आप मल्चिंग भी लगा सकते हैं, ताकि वीड्स भी कंट्रोल रहे और उत्पादन भी बहुत ज्यादा अच्छा है। पॉइंटेड गॉड की ट्रेनिंग, मतलब ट्रेनिंग तो हर तरह की वाइन्स की जरूरत है, लेकिन हर क्रॉप का अलग अलग तरह से ट्रेन करने की जरूरत है। तो पॉइंटेड गॉड की ट्रेनिंग के लिए, उसका अच्छी पॉलिनेशन के लिए और अच्छी ग्रोथ के लिए वाइन की ट्रेनिंग ढंग से, वाइन को ऊपर ढंग से चढ़ाना बहुत ज्यादा जरूरी रहता है। जो मांडवा बोलते हैं या जिसको अंग्रेजी में ट्रेलिस बोलते हैं, वो नॉर्मली 2 मीटर हाइट का होता है। अपनी हाइट नॉर्मली 5-6 फीट होती है, उससे 1 वा 1.5 फुट ऊंचा रहता है, ताकि हार्वेस्टिंग करने में आसानी रहे। जो वाइन्स रहती हैं, जो वेलियां रहती हैं, उनको वर्टिकली सीधा ऊपर यूं चढ़ाया जाता है और उसके बाद में तारों के ऊपर रख दिया जाता है। जो हवा में जो सपोर्ट रहता है वो हॉरिजॉन्टल नेटेड वायर रहता है, जैसे मैंने आगे बताया, जो 2.5 मीटर ग्राउंड लेवल से ज्यादा ऊपर रहता है। जो बॉवर टाइप का जो स्ट्रक्चर रहता है, उसमें वुड का स्ट्रक्चर रहता है या कंक्रीट के, सीमेंट कंक्रीट के पिलर भी लगाए जा सकते हैं, तो उसके ऊपर फिर तारे बांधी जाती है, जैसे मैंने आगे बताया था। स्पाइन गॉर्ड की ट्रेनिंग कैसे करेंगे? स्पाइन गॉर्ड की ट्रेनिंग भी इसी तरह से करते हैं। इनके अंदर सभी क्रॉप्स के अंदर ट्रेनिंग करनी जरूरी है, तो ही आपको अच्छी क्वालिटी मिल पाएगी, तो ही आपका अच्छी क्वालिटी क्वांटिटी दोनों आ पाएंगी। टिंडोड़ा या आईवी गॉड के अंदर 3 महीने के बाद में क्या फ्रूटिंग स्टार्ट होती है। एक बार फ्रूटिंग खत्म हो जाती है तो उसके बाद में पत्तों को काट दिया जाता है अराउंड 70 सेंटीमीटर के अंदर। हर प्लांट को अराउंड प्रूनिंग करने के बाद में 5 किलो गोबर खाद देना जरूरी है। रिच गॉड और स्पॉन्ज गॉड का प्रूनिंग। रिच गॉड के अंदर बहुत सारी ब्रांचेस, साइड ब्रांचेस आती हैं, जो शुरुआत में प्रोडक्टिव नहीं रहती हैं। उनको अच्छा ईल्ड लेने के लिए आपको जो साइड के जो ब्रांचेस आ रही हैं, लेटरल ब्रांचेस जैसे कहा जाता है, जब तक वो ऊपर नहीं चढ़ता है, अपने मांडवे पर या ट्रेलिस पर नहीं चढ़ता है, तब तक उनको निकाल देना चाहिए। ऊपर चढ़ाते समय एक मेन वाला जो ब्रांच चल रहा है उसको ही ऊपर लेके जाना चाहिए। जब ऊपर चढ़ जाता है तो उसको ऊपर से तोड़ देना चाहिए, ताकि 4 से 6 लेटरल ब्रांचेस आनी शुरू हो जाए, और उसके बाद में फ्लावरिंग आनी शुरू हो जाती है। ये प्रूनिंग अगर हम नहीं करते हैं तो जो हमें उत्पादन चाहिए वो नहीं आता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस देंगे। जैसे मैंने आगे बताया कि रिच गॉड और स्पॉन्ज गॉड के लिए भी जो मांडवा रहता है, या उसको बाम्बू के बोल से, वुड स्टैक पे, पीवीसी पाइप से, या फिर कोई भी स्टर्डी मटेरियल से किया जा सकता है। इसकी वजह से, सपोर्ट की वजह से फ्रूट और फॉलिएज को ऊपर रखा जा सकता है। बॉटल गॉर्ड को भी उसी तरह से ही ट्रेनिंग किया जा सकता है उसके ऊपर। बॉटल गॉर्ड के अंदर एक सबसे जो मेन पॉइंट ये है कि जो उसका आगे वाला जो मूंछ रहती है, एक्सिलरी बर्ड्स कहा जाता है, उसको बार बार तोड़ते रहना चाहिए। हर हार्वेस्टिंग के बाद में एक्सिलरी वाइन को तोड़ देना चाहिए। जैसे ही वो क्या बोलते हैं, बॉवर ऊपर तक, मांडवे तक पहुंच जाती है, तो 10 से 15 सेंटीमीटर का अंतर पर उसे तोड़ते रहना चाहिए। अगर हम नहीं तोड़ते हैं तो फ्लावरिंग नहीं आती है बॉटल गॉर्ड के अंदर। ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रैक्टिसेस है ट्रेनिंग और प्रूनिंग सभी तरह के गॉर्ड्स के अंदर। ये अगर हम फॉलो नहीं करते हैं तो हमारा उत्पादन अराउंड 20 से 40% कम हो जाता है। जैसे जितनी बार हम क्या बोलते हैं, प्रूनिंग करते हैं, तो 2 से 3 4 ब्रांच आते हैं। उसके बाद में 4 से 5 फ्रूट जैसे ही उस वेले के ऊपर आ जाते हैं, उसको वापस से उसको एक्सिलरी बर्ड को, जो आगे की मूछ रहती है, उसको तोड़ना चाहिए, ताकि मतलब हम ऐसा बोलते हैं कि हर 5 हार्वेस्ट के बाद में 4 से 5 फ्रूट आ ही जाते हैं, तो उसके बाद में उसका तोड़ना शुरू करते रहना चाहिए। और बॉटल गॉर्ड लौकी के अंदर ये भी रिकमेंडेड है कि जो भी आपके पीले पत्ते आ रहे हैं या पुराने पत्ते हैं नीचे की साइड पर हैं, उन्हें आपको दूर करते रहना चाहिए।
कुछ हॉर्मोन्स का रिकमेंडेशन है, जैसे कि मेलिक हाइड्राजाइड का है 50 से 150 ppm, क्लोरोमीक्वेट क्लोराइड का है अराउंड 50 से 100 ppm, ईथल का है 150 ppm, सिल्वर नाइट्रेट का है 3 से 4 ppm, बोरॉन का है 3 से 4 मिलीग्राम प्रति हेक्टर। यह हमारा फ्लोरिजन प्रोडक्ट भी आता है, उसे 2 पत्ते के स्टेज पर, 4 पत्ते के स्टेज पर अगर करते हैं तो गॉड्स के अंदर फ्लावरिंग बहुत ज्यादा अच्छी आती है। और ये जो मैंने बताए हैं ये हमारा जो प्रोडक्ट है, मार्वल नाम का जो प्रोडक्ट है, उसके अंदर ये हार्मोन्स को हम इसके हिसाब से यूज करते हैं ताकि आपका फीमेल का रेशियो अच्छा रहे। दूसरा हमारा फेम गोल्ड नाम का प्रोडक्ट भी है फ्लोरिजन के साथ साथ, कि जो फीमेल फ्लावर बढ़ाता है, जिसके अंदर इन्हीं हार्मोन्स का अलग अलग कॉम्बिनेशन के अंदर यूज किया जाता है। अगर बीज को अपने इथरल में या बोरॉन में रखते हैं या कैल्सी बोरॉन में रखते हैं तो भी बिटर गोल्ड का यील्ड बहुत ज्यादा अच्छा आता है। अभी हार्वेस्टिंग और यील्ड देखते हैं। जनरली जो पॉइंटेड गॉड रहता है उसका फ्रूटिंग अराउंड 120 से 40 दिन के बाद में शुरू होता है। नॉर्मली फरवरी में शुरू होता है और सितंबर तक चलता है। मतलब इसका 3 साढ़े 3 महीने में 4 महीने के बाद में शुरू होता है। इनका जो हार्वेस्टिंग रहता है अराउंड 15 से 18 दिन के बाद पॉलिनेशन के बाद में रहता है, उसके फुल मैच्योरिटी आ जाती है। वीकली हार्वेस्टिंग इसका प्रेफर्ड रहता है। यील्ड आपकी जो क्रॉप के मैनेजमेंट पर या वैरायटी के पर या प्लांट पॉपुलेशन पर डिवाइड करती है। ऑन एन एवरेज 6 से 8 टन मिलता है। मतलब छोटी वैरायटी भी आती है, बड़ी वैरायटी भी आती है, कितना आप ले रहे हैं उसके हिसाब से आपका प्रोडक्शन आती है। आईवी गॉड के अंदर हार्वेस्टिंग 3 महीने के बाद शुरू हो जाती है। हाथ से नहीं तोड़ना चाहिए। हार्वेस्टिंग जो रहती है आईवी गॉड का, जिसे अपने टिंडोड़ा बोलते हैं, तो वो हाथ से नहीं करना चाहिए। हाथ से उसकी वेली टूटने के चांसेस रहते हैं, इसलिए छोटे से कटर के साथ में टिंडोड़ा का तोड़ना चाहिए। फ्लावरिंग उसकी 2 महीने के बाद शुरू हो जाती है। अराउंड यील्ड 5 से 7 टन प्रति एकड़ आती है अगर आपकी फार्म मैनेजमेंट बहुत अच्छी है तो। स्पाइन गॉड का जो हार्वेस्टिंग आती है वो 75 से 80 दिन के बाद में शुरू हो जाती है। अगले साल दूसरे सेकंड ईयर में उसका 30 से 40 दिन के बाद पिकिंग शुरू हो जाता है। 30 से 40 दिन तक ही उसका पिकिंग रहता है। जब नरम रहता है उसी समय उसको तोड़ लेना चाहिए। अगर आपको सीड तैयार नहीं करना चाहिए स्पाइन गोड को, उसका बहुत छोटा पीरियड रहता है हार्वेस्टिंग का। ऑल्टरनेट दिन, एक दिन छोड़कर उसका रिकमेंडेड है उसका हार्वेस्टिंग करना, ताकि ओवर मैच्योर ना हो जाए। उसका भी हाथ से तोड़ना ज्यादा है, क्योंकि बहुत नरम होती हैं उसके वेली, तो हाथ से उसको तोड़ना, हार्वेस्टिंग करना चाहिए। अगर आप सीड प्रोडक्शन के लिए कर रहे हैं तो जो वेली में बहुत ज्यादा अच्छे फल लगे हुए हैं उनको आप हार्वेस्ट नहीं करिए और उसको ऊपर ही रहने दीजिए। जब वो ग्रीन से ऑरेंज में कन्वर्ट हो जाएंगे तो उसके मैच्योर सीड्स अंदर से फ्रूट के लाल होने के बाद में आप निकाल सकते हैं। एवरेज यील्ड स्पाइन गॉड की 3 से 4 टन प्रति एकड़ है अगर आपका अच्छा मैनेजमेंट है तो। रिच गॉड तुरई 40 से 45 से 60 दिन के बाद में, सोइंग के बाद में उसका हार्वेस्टिंग शुरू हो जाता है। उसकी भी हार्वेस्टिंग का चक्कू से करनी चाहिए और वीकली बेसिस पे करनी चाहिए। पूरा का पूरा तैयार हो जाए तभी उसे हार्वेस्ट करना चाहिए, जब वो ग्रीन हो उस समय। अगर बहुत ज्यादा ओवर मेच्योर अगर फ्रूट हो जाता है, टाइम पर नहीं तोड़ते हैं, तो उसके अंदर रेशे आने शुरू हो जाते हैं और वो खाने में मजा नहीं आता है, तो वो 2 नंबर मतलब सेकंड क्वालिटी में चला जाता है। ओवर मेच्योरिटी अवॉइड करने के लिए हर 3 से 4 दिन के अंदर आपको हार्वेस्टिंग करना चाहिए। जो हार्वेस्टिंग करने के बाद में उसको बास्केट के अंदर रखना चाहिए, क्रेट्स के अंदर रखना चाहिए। नहीं तो क्या रहता है, वो बहुत नरम होते हैं और उसकी धार टूट जाती है। उसकी एवरेज यील्ड 7 से 9 टन प्रति हेक्टर आती है रिच गॉड की। स्पॉन्ज गॉड अराउंड उसका क्रॉप 70 से 90 डेज में तैयार हो जाता है हार्वेस्टिंग के लिए। हर 3 से 4 दिन के अंदर उसकी हार्वेस्टिंग होती है। उसको भी एकदम कुमड़ा मतलब टेंडर और मीडियम साइज का फ्रूट ही लेना चाहिए। और उसके अंदर स्पॉन्ज गॉड की हार्वेस्ट अराउंड
6 से 8 टन प्रति एकड़ आती है, या 66 से 80 क्विंटल पर एकड़। बॉटल गॉर्ड लौकी का जो हार्वेस्टिंग रहता है अराउंड फ्रूट फ्लावर आने के बाद में 10 से 12 दिन के बाद में तोड़ने लायक हो जाता है, और उसकी स्किन के हिसाब से पता चल जाता है कि कब तोड़ सकते कि नहीं तोड़ सकते। जो खाने लायक जो लौकी रहती है, बॉटल गोर्ड रहता है, उसके बीज एकदम सॉफ्ट होते हैं। अगर आप टाइम पर नहीं तोड़ते हैं तो बीज कड़क हो जाते हैं और उसमें वो लौकी अच्छी नहीं रहती है। जो लौकी हमेशा टेंडर मतलब छोटी वाली लौकी ही सिलिंड्रिकल शेप की जो होती है वो मार्केट में प्रेफर की जाती है, बड़ी नहीं की जाती। हार्वेस्टिंग अराउंड 55 से 60 दिन के बाद शुरू होती है और हर 3 से 4 दिन में हार्वेस्टिंग करना रहता है। केयर लेनी चाहिए कि भाई तोड़ते समय वाइन्स ना मतलब उसकी वाइन्स को इंजरी ना हो जाए। एक मेजर ये इसके बाद मैं बताता हूँ आपको। एवरेज यील्ड अराउंड 8 से 10 टन प्रति एकड़ ओपी वैरायटी के अंदर आती है, और हाइब्रिड वैरायटी के अंदर 16 से 20 टन प्रति एकड़ आती है। ओपी वैरायटी हमारे यहाँ सूरत में जो चलती है उसे हम पट्टी वाली लौकी कहते हैं, पट्टी वाली दूधी बोलते हैं। और जो हाइब्रिड वैरायटी रहती है उसे हम स्ट्रेट बॉटल वाली बोलते हैं। जो फल रहते हैं उसे 3 से 5 दिन तक स्टोर किया जा सकता है कूल्ड मॉइस्ट कंडीशन के अंदर। अगर आपको एक्सपोर्ट करना है तो पॉलीथीन बैग के अंदर अच्छी तरह से पैक करके बॉक्स 50 से 100 किलो के बैग के अंदर उसे एक्सपोर्ट किया जाता है। करेले बिटर गॉड के अंदर जो हार्वेस्टिंग होता है वो 55 से 60 दिन के बाद शुरू हो जाता है। जो पिकिंग रहती है वो हर हार्वेस्टिंग हर 2 से 3 दिन में रहती है। तो फ्रूट मैच्योर जब हरा होता है तब उसको तोड़ लेना चाहिए लाल होने से पहले। एकदम राइट स्टेज पे तोड़ना चाहिए जब एकदम मतलब करेले के अंदर उसको हाथ से दबाया जाता है, अगर हाथ में निशान पड़ रहे हैं उस तरह के करेले को तोड़ना चाहिए, एकदम कड़क होना चाहिए। नरम करेले की मार्केट में अच्छी डिमांड नहीं रहती है। पीला पड़ना शुरू हो रहा है तो समझ लेना चाहिए कोई डिजीज है या कोई तकलीफ आ गई है या लेट हो रहा है हार्वेस्टिंग के लिए। अराउंड 15 से 20 हार्वेस्ट पॉसिबल रहती है करेले के अंदर, बिटर गॉड के अंदर। जो यील्ड वेरी करती है, कौन सी वैरायटी है, कैसा सीजन है, अराउंड 3.5 से 4 टन प्रति एकड़ रहती है। इस ये सभी के अंदर, या आप कोई भी सब्जी की खेती करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा फर्टिलाइजर के बारे में। हमने फर्टिलाइजर का शेड्यूल जो दिया है उसको इस तरह से सेट किया है कि हर 5 हार्वेस्ट पे, अगर आप ड्रिप इरिगेशन पे कर रहे हैं, ड्रिप इरिगेशन में नहीं कर रहे हैं और फ्लड इरिगेशन पे कर रहे हैं, तो आपको हर 5 हार्वेस्ट पे कम से कम एक बार फर्टिलाइजर देना कंपलसरी है। हर 5 हार्वेस्ट पर आपको कोई ना कोई फर्टिलाइजर का स्टेज के हिसाब से स्प्रेइंग करना जरूरी है। अगर आप ये मेरा ये गुरु मंत्र फॉलो करते हैं सब्जी की खेती में, भले वो गॉड्स की खेती हो या भिंडी की खेती हो या कोई भी सब्जी की खेती हो जिसके अंदर 15 20 25 30 हार्वेस्ट आने वाले हैं, तो हर 5 हार्वेस्ट के बाद में आपको फर्टिलाइजर देना कंपलसरी है। तो हम अगर फर्टिलाइजर देते हैं तो हम बहुत लंबे समय तक बहुत अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। ये बहुत की पॉइंट है और इन की पॉइंट को ध्यान में रख के ही हमने अपना फर्टिलाइजर शेड्यूल को डिजाइन किया है। अभी हम देखेंगे कि मेजर डिजीज और पेस्ट कौन से आते हैं इसके अंदर। तो सबसे पहला है जो फ्रूट फ्लाई है, फल मक्खी बोलते हैं। उसके अंदर इस तरह से फल मक्खी डंक मार के चली जाती है और उसकी वहां से जहां से डंक मारती है वहां से फ्रूट का शेप बिगड़ना शुरू हो जाता है, फ्रूट गिरना भी शुरू हो जाता है और उसको वो कंजम्पशन नहीं कहते, उसके अंदर फिर कीड़े पड़ने शुरू हो जाते हैं। उसकी मैनेजमेंट कैसे की जाए? तो जो भी फल हैं उनको क्या बोल तोड़ लेना चाहिए और उसको खड्डे में डाल देना चाहिए। जहां पर फल मक्खी का अटैक बहुत ज्यादा हो रहा है तो वहां पर सोइंग की जो तारीखें हैं उनको बदल देना चाहिए। नॉर्मली बरसात के सीजन में बहुत ज्यादा फ्रूट फ्लाई देखी जाती है। जब जमीन तैयार कर रहे हैं तो अगर आपके एरिया में बहुत ज्यादा तो प्लाव करके रख देना चाहिए 1 महीने तक। और उस गर्मी लगने के बाद में अच्छी तरह सॉइल सोलराइजेशन के बाद तपाने के बाद में ही लगाना करना चाहिए। कार्बोराइल या मेलेथियन उसका स्प्रे करने से एडल्ट लाइक कंट्रोल हो जाती है। इनमें से कुछ टेक्निकल अभी नहीं मिल रहे हैं लेकिन कुछ नए टेक्निकल भी आए हैं फ्रूट फ्लाई के लिए
लेकिन इसको सबसे अच्छा कंट्रोल करने का जो तरीका रहता है वो रहता है फ्रूट फ्लाई के ट्रैप रखने होते हैं। फ्रूट फ्लाई के जो ट्रैप रहते हैं वो दो तरह के रहते हैं, एक उसको बोलते हैं क्यूल्यूर और एक बोलते हैं मिथाइल यूजेनॉल वाला। जितने भी अपने गॉड फैमिली वाले जो हैं, गॉड फैमिली वाले जो फ्रूट्स हैं, उसके अंदर हमें सिर्फ क्यूल्यूर वाला ही ट्रैप लेना चाहिए। क्यूल्यूर के अंदर ही रिजल्ट आता है। जो बाकी सब फल रहते हैं, केला है, पपीता है, पोमोग्रेनेट है, उसके अंदर मिथाइल यूजेनॉल वाला ट्रैप यूज किया जाता है। वेली वाले के अंदर, सबके अंदर क्यूल्यूर वाला किया जाता है। हम उत्कर्ष में हम लोग क्यूल्यूर का लिक्विड बनाते हैं और बहुत जल्द हम लोग उसका ट्रैप भी बनाने वाले हैं। अभी अभी तक हमने ट्रैप लॉन्च नहीं किया है, लेकिन ट्रैप भी हम लॉन्च करने वाले हैं। रेड पंपकिन बीटल, ये लाल रंग का जो कीड़ा रहता है वो सभी तरह के गॉड्स में पड़ता है, लाल रंग का रहता है। नेक्स्ट स्लाइड में इसकी फोटो भी है। ये इस तरह का कीड़ा रहता है, रेड पंपकिन बीटल, सभी के अंदर ये देखा जाता है। तो ये पत्तों को खा खा जाता है और बहुत बड़े बड़े छेद कर डालता है, और इसकी वजह से कई बार पौधे सूखने भी शुरू हो जाते हैं। अगर ये दिखाई देते हैं तो इसको जो फल को नुकसान कर रहा है उसको तोड़ के बाहर फेंक देना चाहिए। मेलेथियोन का या रोगर का, डाइमेथियोड का या मिथाइल डेमेटोन का, या फिर डीडीवीपी का स्प्रे। अब डीडीवीपी तो बैन हो गया है, लेकिन उसका स्प्रे करने से बहुत अच्छा मिलता है। साथ में अगर हम ऑर्गेनिकली कर रहे हैं तो नीम तेल का स्प्रे रेगुलरली करते हैं तो बहुत अच्छा इसका मैनेजमेंट होता है। नीम ऑयल का रेगुलरली स्प्रे करते रहना चाहिए ताकि पौधा पूरा का पूरा कड़वा रहे, तो आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। लीफ माइनर, लीफ माइनर के अंदर पत्तों के ऊपर सांप जैसे माइंस जैसे बन जाते हैं, जैसे अपने ये देख रहे हैं, लीफ माइनर है। पत्ते सूखने शुरू हो जाते हैं और पत्ते गिर जाते हैं। मैनेजमेंट के लिए इसके अंदर जो पत्ते वो बहुत ज्यादा डैमेज है उसको तोड़कर बाहर फेंक देना चाहिए, क्योंकि कीड़ा उसके अंदर होता है। इसके अलावा उत्कर्ष का नीमोस सिल्वर जो हमारा 1500 ppm है, या उत्कर्ष का नीमोस गोल्ड 1 ml के हिसाब से आप यूज कर सकते हैं रेगुलरली, तो ये बहुत अच्छा कंट्रोल मिलता है। इल्ली, कैटरपिलर का कंट्रोल। कैटरपिलर जो है वो पत्तों को नुकसान करती है, फल को भी खाना शुरू कर देती है। मैनेजमेंट करने के लिए जो भी फूल है उनको निकाल देना चाहिए। फेरोमोन ट्रैप लगाने चाहिए हेलील्यूर के 6 प्रति एकड़, या अलग अलग इंसेक्टिसाइड अगर केमिकल आप कर रहे हैं तो एमामेक्टिन बेंजोएट, फ्लूबेंडिमाइड और न्यूआट्रॉन का यूज कर सकते हैं आप। एफिड थ्रिप्स, इन सभी के अंदर वायरस का भी प्रॉब्लम रहता है, तो ये एफिड थ्रिप्स की वजह रहता है। वो रस चूस डालते हैं, उसकी वजह से पत्ता पीले होने शुरू हो जाते हैं और पत्ते अंदर की तरफ झुकने शुरू हो जाते हैं। थ्रिप्स की वजह से पत्ते मुड़ने शुरू हो जाते हैं और कप शेप के बन जाते हैं, पत्ता ऊपर की तरफ आना शुरू हो जाता है। अगर आपको दिखाई देता है थ्रिप्स या एफिड, तो आप केमिकल कर रहे हैं, तो थाइमेथॉक्सम का 5 ग्राम प्रति 15 लीटर पानी के हिसाब से कर रख सकते हैं। इन फिप्रोनिल, इमिडाक्लोरोपिड, ये सब भी टेक्निकल हैं जो आप थ्रिप्स को और एफिड्स को यूज कंट्रोल करने के लिए यूज कर सकते हैं। आप ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं या ऑर्गेनिकली कंट्रोल करना चाहते हैं तो हमारा ये नीमोस गोल्ड, थ्रिपोज, माइटोस, बायोक्लीन स्वीप, ये बहुत इफेक्टिव पाए गए हैं। अलग अलग टाइम पर अलग अलग यूज करते हैं, तो हमारे शेड्यूल में हमने इन सबको इनकॉर्पोरेट भी कर रखा है कि कब कौन सा यूज करना चाहिए। दूसरा मेजर जो प्रॉब्लम रहता है, जो जड़ों में गांठें बनती हैं, रूट रूट नॉट नेमेटोड का, तो गांठे जड़ों के अंदर गांठें बनने की वजह से प्लांट का ग्रोथ नहीं होता है। इसको अवॉइड करने के लिए आपको क्रॉप को रोटेशन करना चाहिए, मतलब आप बार बार गॉड्स की फार्मिंग नहीं करिए, डीप प्लॉइंग करिए, सॉइल सोलराइजेशन करिए, ताकि आपकी जमीन तब जाए और नेमेटोड्स के जो रह गया है वो कंट्रोल हो जाए। लगा और सोइंग से पहले आप हमारा ये जो हमारे नेमेटोड्स के लिए अलग अलग टेक्निकल हैं, निमेटोनिल जिसके अंदर पेसिलोमाइसिस, पुचोनिया, क्लैंडोस्पोरिया, मेटरिज्म, एनिसोप्ली और दूसरे फंगस हैं। निमेटोज एल जिसके अंदर पेसिलोमाइसिस है, और नीमोफंगो जो है वो नेमेटोड्स के साथ फंगस को भी कंट्रोल करता है। तो ये हमारे रेंज है जो 100% ऑर्गेनिकली आप नेमेटोड्स को कंट्रोल कर सकते हैं। अभी देखते हैं अलग अलग तरह की जो डिजीज, जो रोग आते हैं उसके बारे में। लीफ ब्लाइट, लीफ ब्लाइट जो होती है उसकी शुरुआत जो होती है वो पिटियोल से होती है। लीफ की जो धार, पत्तों की धार होती है वो जलने शुरू हो जाती है। ये नॉर्मली बरसात के टाइम पे होती है, काफी लंबे समय तक बरसात रहती है और क्लाइमेट गर्म रहता है। तो
जो उसकी जो लेजियम रहती है वो लाइट ब्राउन से ऑलिव ब्राउन बॉर्डर होना शुरू हो जाता है। इसको कंट्रोल करने के लिए आप कैरेथेन या कार्बनिज्म से कंट्रोल कर सकते हैं, या मैनकोजेब सीओसी से कर सकते हैं। प्रिवेंटिव स्प्रे के लिए या आ गया है तो भी उत्कर्ष का फंग फ्री, उत्कर्ष निमोस गोल्ड के साथ भी जल्दी सुबह के टाइम करने से इसका रिजल्ट बहुत ज्यादा अच्छा मिलता है। फ्रूट रॉट, फ्रूट रॉट का जो शुरुआत का जो सिम्टम रहता है वो छोटे फल के ऊपर देखा जा सकता है। नॉर्मली जो सड़न आती है वो टिप से शुरू होती है, नीचे की साइड से शुरू होती है, वो ऊपर पर आनी शुरू हो जाती है। धीरे धीरे करके पूरा का पूरा फल सड़ जाता है और पूरा का पूरा फल पीला हो जाता है। इस तरह से ये सड़न यहाँ से शुरू होती है और पूरा का पूरा फल सड़ जाता है। ये यहाँ से देखो, ये अलग अलग फल के अंदर है, ये गलकी के अंदर सड़ रहा है फल। इसका कंट्रोल करने के लिए आप बैसिलस सब्टिलस या उत्कर्ष का सुडोजेल या डक्सिया गमोसा या पंगफ्री का कंट्रोल कर सकते हैं। ये सब अलग अलग टेक्निकल हैं, जो बायोलॉजिकल टेक्निकल हैं ऑर्गेनिकली कंट्रोल करने के लिए। वाइन, जो वेली के साथ में जो वाइन्स रहती हैं पॉइंटेड गॉड का, उसका जब सड़ा रोटिंग हो रही होता है उसके साथ क्या करा जा सकता है? पहले ये डिजीज के हिसाब से पूरा का पूरा जो वाइन्स रहती हैं वो सूखने शुरू हो जाती हैं और कई पैचेस पड़ने शुरू हो जाते हैं। अगर इससे हम कंट्रोल नहीं करते हैं तो वो नॉर्मली पौधा मर भी जाता है कुछ दिनों के बाद में, अगर इसे कंट्रोल नहीं किया जा सके। और खास करके जब बहुत सारी बरसात होती है तब इसका प्रॉब्लम ज्यादा देखा जाता है। जो वाइन और या स्टेम रहती है वो सॉइल के पास वाली, वो ब्राउन होनी शुरू हो जाती है और नरम होनी शुरू हो जाती है। ये आप देख सकते हैं जमीन, ये इसका प्रॉब्लम ज्यादातर जमीन पे रहता है जब है ये पूरी की पूरी वाइन सूख चुकी है। डाउनी मिल्ड्यू, ये नॉर्मली ठंड के टाइम पे ज्यादा देखने को मिलती है। डाउनी मिल्ड्यू के अंदर नीचे के साइड पर फंगस देखा जा सकता है। इसके अंदर इस तरह के डॉट्स पड़ते हैं। पाउडरी मिल्ड्यू, ये भी ठंड के अंदर ज्यादा देखा जाता है। ऊपर पाउडर किसी ने स्प्रे कर रखा हो उस तरह का दिखाई देता है पाउडरी मिल्ड्यू के अंदर। एंथ्रेक्नोज के अंदर पत्तों के ऊपर काले काले डॉट्स पड़ने शुरू हो जाते हैं। पहले पत्तों के ऊपर भी पड़ते हैं काले काले डॉट्स और फल के ऊपर भी पड़ते हैं कुछ छोटे से, और धीरे धीरे करके अगर कंट्रोल नहीं करते तो बढ़ने शुरू हो जाते हैं और बाद में फल सड़ जाते हैं। फ्यूजेरियम विल्ट अगर देखने को मिलता है तो पहले पौधा सूखना शुरू होता है, फिर जो नए पत्ते होते हैं वो धीरे धीरे सूखने शुरू हो जाते हैं। उसके बाद में पत्ते क्या बोलते हैं ऐसे ढीले पड़ जाते हैं, और अगर इसका कंट्रोल नहीं होता है तो पूरा का पूरा पौधा मर जाता है। लीव स्पॉट के अंदर एंथ्रेक्नोज के जैसे स्पॉट होते हैं, लेकिन ये स्पॉट सब एक जैसे रहते हैं, अंदर से ग्रे व्हाइट कलर के रहते हैं। फाइटोप्थोरा फ्रूट रॉट के अंदर फल का जो सड़ा रहता है वो नीचे से शुरू नहीं होता है, बीच में से शुरू होता है। उसकी वजह से उसकी वजह से पूरा का पूरा धीरे धीरे करके फल पूरा का पूरा सड़ जाता है। तो इन सभी तरह के फंगस को कंट्रोल करने के लिए, केमिकल कंट्रोल के लिए कार्बनिज्म मैनकोजेब को 0.1% के हिसाब से, मेटालिक्सिल को 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से, मेटालिक्सिल मैनकोजेब जिसको रेडोमिल बोलते हैं 1 लीटर प्रति ग्राम 1 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से, डाइनोकैप 1 ml पर लीटर, प्रोपिकोनाजोल 1 ml पर लीटर, वेटेबल सल्फर 0.3% के हिसाब से आप कर सकते हैं। अलग अलग स्प्रे करने से इन सभी फंगस का कंट्रोल अच्छा रहता है। अगर आप ऑर्गेनिकली कंट्रोल करना चाहते हैं तो हमारा उत्कर्ष का फंगनिल है, फंगफ्री है, बहुत अच्छा रिजल्ट, हमने काफी ट्रायल्स लिए हैं गॉड्स के ऊपर और बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मोजेक वायरस, ये अभी बहुत ज्यादा बढ़ना शुरू हो गया है। नॉर्मली मोजेक वायरस के अंदर पत्तों के पर मोजेक जैसा पैटर्न दिखाई देना शुरू हो जाता है। पत्ते मुड़ने शुरू हो जाते हैं, टेढ़े होने शुरू हो जाते हैं। जो पत्ते पास पास इंटरनोड लेंथ उसके कम शुरू हो जाती है, ग्रोथ जो है उसकी कम होनी शुरू हो जाती है और नए फल नहीं आते हैं। इसे कंट्रोल करने के लिए आपको थ्रिप्स और माइट्स और एफिड को कंट्रोल करना जरूरी है। अब इसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे? जो पत्ते खराब हो गए हैं उनको आप एक दो पौधे हैं तो निकाल के फेंक दो और उसको जला दो। आसपास में, मिर्ची के आसपास में नहीं करना चाहिए। जो बीज आप ले रहे हैं वो अच्छी कंपनी के डिजीज फ्री होने चाहिए। अगर आप किसी किसान से ले रहे हैं तो वो रोग मुक्त होने चाहिए। राइट टाइम पर जो
मैंने एफिड्स और जैसिड्स के लिए और थ्रिप्स के लिए जो रिकमेंडेशन दी है तो उनको स्प्रे करने की जरूरत है। 2 से 3 रो के अंदर मकई है या ज्वार को बॉर्डर पे लगा देना चाहिए ताकि एफिड्स को कंट्रोल किया जा सके। कार्बोफ्यूरन को भी 4 से 5 किलो प्रति एकड़ में लगाने से जो उसके वेक्टर रहते हैं, इंसेक्ट के वेक्टर, वो कंट्रोल किए जा सकते हैं। उसके साथ में हमारे रिकमेंडेशन के हिसाब से जैसे है हमारे में, तो वायरोस और वायरोइम्यून का ऑल्टरनेट स्प्रे जो हमारे रिकमेंडेशन के हिसाब से इसका करते हैं। तो शुरू में प्रिवेंटिव स्प्रे करते हैं तो वायरस खूब बहुत अच्छी तरह कंट्रोल रहता है, लेकिन बहुत ज्यादा वायरस पड़ जाता है तो इन दवाओं का भी बहुत ज्यादा अगर वायरस हो जाता है तो इनका भी रिजल्ट कम देखने को मिलता है। अभी हम देखेंगे अलग अलग तरह की डेफिशिएंसियां कौन सी देखने को मिलती है। हमारे मेजर सेकेंडरी और माइक्रो न्यूट्रिएंट जो रहते हैं उनकी डेफिशिएंसी कैसे दिखती है। नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी के अंदर जो पत्ते रहते हैं वो पीले पड़ने शुरू हो जाते हैं और खास करके नीचे वाले पत्ते पीले पड़ते हैं। इसके लिए आपको दूर करने के लिए यूरिया है, अमोनियम सल्फेट है, पोटेशियम नाइट्रेट है, उसे यूज करना चाहिए। फॉस्फोरस के अंदर ग्रोथ अटकनी शुरू हो जाती है, फ्लावरिंग कम होना शुरू हो जाता है। जो धार रहती है मतलब पत्ते जो रहते हैं वो गुलाबी रंग के और होने शुरू हो जाते हैं। से दूर करने के लिए हमारा पॉलीफॉस्फेट हॉर्स पावर है, उसे यूज करना चाहिए। बेजल के अंदर डीएपी देना चाहिए, ड्रिप के द्वारा और स्प्रे के द्वारा एमएपी एमकेपी इनको देना चाहिए। फॉस्फोरस की कोई कमी नहीं दिखाई देगी। पोटेशियम की जब कमी रहती है तो पत्तों की धार जो होती है वो जल रही हो ऐसे दिखाई लगता है। ये देखिए इस तरह से इसको दूर रखने के लिए जैसे हमारी रिकमेंडेशन है कि बेजल के अंदर एमओपी देना चाहिए, बाद में पोटेशियम नाइट्रेट 0.34 एसओपी को देना चाहिए। इसके फल की क्वालिटी भी बहुत अच्छी रहती है और डेफिशिएंसी भी दिखाई नहीं देती है। मैग्नीशियम की कमी के अंदर पत्तों के अंदर पीले पीले धब्बे पड़ने शुरू हो जाते हैं, कई जगह से लाल भी होना शुरू हो जाता है। इसलिए हमारे रिकमेंडेशन में 30वें दिन में 30th डे में मैग्नीशियम सल्फेट का रिकमेंडेशन है, आपको मैग्नीशियम सल्फेट देना चाहिए। भले आप ड्रिप से दे रहे हैं तो ड्रिप से दीजिए, या अगर आप फ्लड इरिगेशन में तो फ्लड इरिगेशन के हिसाब से दीजिए। सल्फर की कमी के अंदर पत्ते पूरे के पूरे लोअर लीव्स जैसे नाइट्रोजन के अंदर होता है उस तरह से पीले पड़ने शुरू हो जाते हैं। इसे दूर करने के लिए आप बेंटोनाइट सल्फर है, लिक्विड लाइम सल्फर है, सल्फर डीजी है, या अमोनियम सल्फेट है, या सल्फेट आधारित अगर आप माइक्रोड्रन यूज कर रहे हैं, मैग्नीशियम सल्फेट यूज कर रहे हैं तो नॉर्मली सल्फर की कमी दूर हो जाती है उससे। कैल्शियम की कमी खूब कॉमन देखी गई है। कैल्शियम की कमी की वजह से कई बार फल की शेप बिगड़नी शुरू हो जाती है, शेप अच्छी नहीं रहती है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तत्व है ये हमारे रिकमेंडेशन में, कैल्शियम नाइट्रेट के स्वरूप में हमने रिकमेंड किया है अपने रिकमेंडेशन के अंदर। कैल्शियम नाइट्रेट के अलावा कैल्शियम ईडीडी का भी स्प्रे कर सकते हैं, या अपने कैल्सी बोरॉन का भी स्प्रे कर सकते हैं। एपेनैंसर जो हमारा ईडीडी आधारित कैल्शियम मैग्नीशियम बोरॉन का कॉम्बिनेशन है, उसका स्प्रे रेगुलरली अगर करते हैं हमारे रिकमेंडेशन के हिसाब से तो कोई कमी कैल्शियम की रहती नहीं है। जिंक की कमी के अंदर उसकी जो इंटरवेनियल वेन्स के बीच का एरिया जो पीला होना शुरू हो जाता है, उसके कंट्रोल के लिए जिंक सल्फेट या जिंक ईडीडी का स्प्रे कर सकते हैं। हमने रिकमेंड किया है कि कॉम्बी 2 अगर आप रेगुलरली यूज करते हैं तो जिंक है, आयन है, आयन की कमी के लिए ईडीडी एडा, अगर आप ड्रिप से कर रहे हैं तो एडा का यूज कर सकते हैं। अगर आपका पीएच 6.5 से कम है तो आप डीटीपीए का भी यूज कर सकते हैं। बोरॉन की कमी रेगुलर देखी गई है जिसके अंदर फल टेढ़ा मेढ़ा होना शुरू हो जाता है, फल की शेप नहीं रहती है, बिना कुछ डंग के भी फल टेढ़ा हो जाता है। उसको कंट्रोल करने के लिए डाइसोडियम ऑक्टाबोरेट हमारा बी शेप, कैल्सीबोरॉन या एपेनैंसर का यूज कर सकते हैं। मैंगनीज की कमी होती है तो इंटरवेनियल के पत्तों के बीच में इस तरह से का पीलाश आना शुरू हो जाता है। मैंगनीज की कमी को दूर करने के लिए आप मैंगनीज ईडीडीए का मैंडेट का भी यूज कर सकते हैं। मॉलिब्डेनम की कमी के लिए मॉलिवेन का कर सकते हैं। ये सब अलग अलग करने की बजाय हमारा डबल कॉम्बी 2 जो है उत्कर्ष का, उसका यूज कर सकते हैं। ये जितने भी हमारे प्रोडक्ट्स हैं ये सारे के सारे अमेजन के ऊपर उत्कर्ष एग्रोटेक हमारी वेबसाइट के ऊपर आराम से मिलते हैं। हमारी कंपनी के बारे में थोड़ा सा कि कौन से प्रोडक्ट हम लोग सभी तरह के मीडिया बनाते हैं फर्टिलाइजर के लिए, कोकोपीट, वर्मिकुलाइट, परलाइट, हाइड्रोपोनिक्स की पूरी रेंज है हमारे पास में, वाटर सोल्यूबल की पूरी रेंज है,
फिर नेचुरल प्लांट प्रोटेक्टर है, नीम ऑयल के अलग अलग रेंजेस हैं, शील्ड, थ्रीपोज, माइटोज, वायरस के लिए वायरोज, वायरिम्यून, फंगनिल, नीमोज, फिर कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, नीम केक, कैस्टर केक, फिर पीजीआर आधारित हैं हमारे, यूमिनोज है, एमिनोज है, जाइमोज है, बीम प्लस है, पेम गोल्ड है, ये हमारे अलग अलग पीजीआर आधारित प्रोडक्ट्स हैं। बायो फर्टिलाइजर्स की बहुत अच्छी रेंज है हमारे पास, पूरी की पूरी रेंज है। बायो पेस्टिसाइड की बहुत अच्छी रेंज है, निमेटोनिल, नीमोफंगो, ग्रबनिल, डर्मिनिल, ट्राइकोडर्मा, पेस्टिलोमाइसिस, सूडोमोनास, बेवेरिया, वर्टिसिम, लिकेनी, मेटारिजियम। फिर ईडीडी की पूरी रेंज है, इंडिविजुअल भी है, कॉम्बिनेशन में कॉम्बी 2 है, डबल कॉम्बी है, फिर बोरॉन है, एफिएडा, सिलिका है। एक्वेरियम के प्लांट्स के लिए भी हमारे पास बहुत अच्छी रेंज है, एमिनो एसिड आधारित भी हमारे पास में कंप्लीट रेंज है, स्प्रेडर्स हैं। अभी आप चैट बॉक्स के अंदर अपनी क्वेरी लिख सकते हैं। मैं अभी आप सबको म्यूट करने का भी अलाउ करता हूं कि आप अपने आप को म्यूट भी कर सकते हैं, और आपको क्या बोलते हैं, आपको जो सवाल पूछने हैं तो आप पूछ सकते हैं। आप अंग्रेजी में पूछ सकते हैं, मैं आपको अंग्रेजी में भी जवाब दे दूंगा। चैट बॉक्स भी मेरा खुला है, आप चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। और आपका कोई सवाल है आज के प्रेजेंटेशन के बारे में, या कुछ आपका पॉइंट मैंने कवर नहीं किया हो प्रेजेंटेशन के अंदर, तो आप पूछ सकते हैं उसके बारे में। समीर सर, मेरा एक क्वेश्चन है सर। हाँ जी। I have seen many YouTube channels. They have preferred the 3D cutting and 2D cutting in all God's थोड़ा आवाज family. आवाज जोर तो से ये सर। कैसा मतलब? सर प्लीज रिपीट करिए, बहुत आवाज आपकी धीरे आ रही है। सर अभी आ रही है? हाँ आ रही, क्लियर है, बोलिए। सर गार्ड फैमिली में काफी लोग इसकी कटिंग्स प्रीफर करते हैं, उसको 3D कटिंग या 4D कटिंग कुछ इस टाइप से बोलते हैं सर। तो हाँ उसका जी कितना इम्पोर्टेंस है सर करने से? सर, मैंने लिया ना उसको, मैंने ट्रेनिंग बोलते हैं। आप जो 3D और 4D बोलते हैं उसको टेक्निकल भाषा में ट्रेनिंग कहा जाता है। ओके 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 वो ओके। मैंने पूरी की पूरी स्लाइड हर एक क्रॉप के बारे में कवर हाँ, करी है। अच्छा, वो वही कॉन्सेप्ट है सर? वही वही है वो, आप जो 3D और 4D बोल रहे हैं वो वही है। मतलब कि ओके ओके ओके। उसको तोड़ते जाना चाहिए। पहले सिंगल ऊपर चढ़ाया जाता है, फिर उसको तोड़ते रहते हैं। अगर आप ये 3D और 4D नहीं करते हैं या ट्रेनिंग नहीं कर रहे हैं, आपको कभी भी प्रोडक्शन नहीं मिलेगा। सर जो प्रिंसिपल ब्रांच होती है इसकी, उसकी भी कटिंग होती है कि आगे से? प्रिंसिपल जब आपका ये मांडवे के ऊपर पहुंच जाता है, उसके बाद में हाँ उसकी जी। कटिंग शुरू होती है, उससे पहले नहीं करते हैं। आई मीन वी हैव टू बी वेट 8 to 10 फीट लेंथ। 8 to 10 फीट तो नहीं, लेकिन अपने जैसे 2.5 मीटर, 2 से 2.5 मीटर का वो रहता है मांडवा, हम लोग गुजराती में मांडवा बोलते हैं। हाँ, जैसे हमारे यहाँ पे क्या होता है नॉर्थ में, इधर 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 क्या होता है कि जो बांस का साइज होता है वो 8 फीट का साइज होता है सर, ओके। सो दैट के पीपल कैन बी मूव अंडर द शेड। तो 8 फीट के बाद में फिर 1-2 फीट और उसको लेंथ दे के कटिंग होगी उसकी? सही है, वो 8 फीट के बाद आप कर सकते हैं आराम से, क्योंकि अपना 8 फीट के बाद में नॉर्मली कर सात सकते फीट हैं? पर उसकी हाइट रहती है। ऊपर एक बार पहुंच जाता है, उसके बाद आप उसकी ट्रेनिंग शुरू करते हैं। और ओके। ट्रेनिंग के और ऊपर मैंने सर, काफी काफी अच्छी स्लाइड ली है। हर एक आप ये मेरा वेबिनार यूट्यूब पे हम रखने ही वाले हैं, तो आप यूट्यूब पे देख लेना हाँ इसके जी, बारे में। राइट सर, राइट राइट, नोट गॉट इट। सब ये सब क्रिटिकल है, सारे के सारे पॉइंट जो आज मैंने बताए, सारे क्रिटिकल पॉइंट्स मैंने हर एक क्रॉप के कवर किए। रोहित जी, स्मॉल फ्रूट येलोनेस होने पर क्या करना चाहिए? सर येलो होने के 3-4 कारण रहते हैं रोहित जी। नंबर 1 रहता है कि आपका फल माखी लग गई है, मतलब कि फ्रूट फ्लाई। पहले आप देखिए फूल फल माखी तो नहीं है। दूसरा, जब फल जो है वो नीचे से पीला होना शुरू हो रहा है, जैसे मैंने फंगस के बारे में बताया। तीसरा, बीच में से पीला होना शुरू हो रहा है। चौथा, आपकी कोई डेफिशिएंसी है। तो ये क्या है कि अलग अलग कारण रहते हैं जिसकी वजह से फल पीला होता है। वो राइट प्रॉब्लम के हिसाब से आपको राइट सॉल्यूशन लेने की जरूरत है। मानस जी, हमारा जो शेड्यूल है वो मेजर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स का ही है। तो मैं ये अपने ग्रुप के अंदर, जो अपना व्हाट्सएप ग्रुप है उसके अंदर मैं अपना पूरा शेड्यूल रख दूंगा। आप उसको फिर अमेजन से या हमारी वेबसाइट से बाय कर सकते हैं प्रोडक्ट्स को। फ्रूट फॉलिंग इन रिच गॉड, नागराज जी। तो मेजर रीजन फॉर फ्रूट फॉल इज वन ऑफ द इज न्यूट्रिशन, improper nutrition management,
तो आपको जो मैंने रिकमेंड किया है कि वो न्यूट्रिशन को ढंग से दीजिए। सेकेंडली कोई पेस्ट तो नहीं है वो देख लीजिए, और या कोई फंगस नहीं है, बिकॉज यू नीड टू लुक व्हाट इज द एग्जैक्ट सिम्टम, व्हाट इज द रीजन फॉर फ्रूट फॉलिंग, बिकॉज फ्रूट हेल्दी प्लांट के ऊपर कभी भी फ्रूट फॉलिंग टेक्स प्लेस। So you can also share the photographs in the group. I will see कि क्या प्रॉब्लम है, तो I will recommend you accordingly रिच गॉड के अंदर। आप लोग all of you can unmute yourself and you can ask question. Thank you, sir. Also, is it possible to cultivate by hydroponically these gourds? Sir, hydroponically, I have personally not worked with hydroponics farmers. We are having very good range of hydroponic fertilizers. And also I'm not unaware, because in hydroponics, usually I've seen that mainly leafy vegetables are more successful. Means you need to take advice of some experienced or successful hydroponics farmer who are growing all kinds of gourds. Thank you, sir. Thank you. Because that is not my area of forte. That's why, so I cannot recommend how the training will take place. Because in these gods, the training is very much important. Training, supporting. So in hydroponic design, I haven't seen means how these veins will be supported and all. Thank you, sir. So the design is very much important. Okay, Sir, there is another question. हाँ पूछिए शेखर जी। सर, अगर फील्ड प्रिपरेशन के टाइम पे हम नीमोटोड्स का जो आपने बताया है 2-3 प्रोडक्ट्स को इंक्लूड करके और उसमें गोबर की खाद में मिला के सोइल प्रिपरेशन के टाइम पे बाय चांस नहीं डाल पाते हैं, तो लेटर ऑन कैन वी गिव इट थ्रू फ्लड इरिगेशन? हाँ, आप ड्रिप इरिगेशन से दे सकते हैं, आप ड्रेंचिंग से दे सकते हैं, क्योंकि सोइंग के टाइम पर क्या रहता है, बहुत सारे चैलेंजेस रहते हैं। सोइंग के टाइम पे मैंने रिकमेंड भी नहीं किया कि दीजिए, मैंने तो प्रोडक्ट्स के नाम बताए, तो आप 1 लीटर प्रति एकड़ का हमारा डोज है निमेटोनिल का या नीमोफंगो का, तो आप उसको ड्रेंचिंग कर सकते हैं। नॉर्मली आई विल रिकमेंड टू डू दिस आफ्टर 30 days ऑफ जर्मिनेशन, ट्रांसप्लांटेशन। और अगर आप सीड से कर रहे हैं तो 30 days के बाद में, या आपका व्हेन योर प्लांट इज रीचिंग टू द 2.5 मीटर हाइट ऑफ जो मांडवा बोलते हैं, मांडवे के हाइट हो जाता है, उस समय कर सकते हैं। ओके। आपका कोई भी प्रैक्टिसेस क्या है, क्योंकि मैंने बहुत काम किया है। I have worked a lot with this gourd farmers in South Gujarat, because all these crops are grown extensively in my area. So you can take my benefit. नहीं, इस बार सर रेगुलरली आपकी जरूरत पड़ेगी। फर्स्ट टाइम मैंने 1 एकड़ में करेला, 1 एकड़ में लौकी, 1 एकड़ में कुकुम्बर, मतलब फर्स्ट टाइम किया है हार्वेस्टिंग। एंड दिस इज नॉट अवर रेगुलर प्रैक्टिस मेनली, बेसिकली वी आर द स्पेशली फार्मर्स फॉर द ग्रीन चिली, टोमेटो एक्सेट्रा, but I took the chance this year. Very nice, sir. But timing should be important. Matlab means in every of my webinar, I recommend the timing of the crop. So follow all that, because this is not what I am recommended, but this is the universal acceptance by the farmers as well as the university recommendations. Sir, in mid of month, I have just prepared the nursery of all kinds varieties, and mid of February, I have transplanted everything. I mean, all 3 and 4 varieties transplanted near about 20th of Feb. So that is the right time. So timing should be now now the length of the plant is approximately 1 feet of each variety. आप ऊपर मतलब मांडवे पे कर रहे हैं ना, कि जमीन पे कर रहे हैं? सर, नीचे मल्च बिछी हुई है। I will take the later on मांडवा, मतलब I just waiting for the crop for the 6 and 7 months. ठीक है, मतलब आपको you will not be getting the quality, आपको क्वालिटी नहीं मिलेगी if you will be growing on soil only. Exactly. नहीं सर, मैंने तो बिल्कुल भी चांस नहीं लिया, नीचे भी मल्च लिया और उसके बाद में उसको जाल पे भी चढ़ाना है सर। सर चढ़ाना मल्चिंग में बल्कि आपको नुकसान हो जाएगा, क्योंकि अब बहुत ज्यादा गर्मी बढ़ेगी। When there is mulching and if your plant is on the mulch, because of the heat of mulching, the plant will मतलब क्या बोलते हैं, जल जाएगा। नहीं सर, वो इस एंगल से सोचा गया है
कि जब मैक्सिमम हीट टाइम होगा तब तक उसके नीचे छाया हो चुकी होगी, जाल पे जा चुका होगा सारे बढ़िया आइटम। बढ़िया, वेरी नाइस। उस एंगल से सोचा गया है सर। ओके ओके, यस नागराज जी, आपने अनम्यूट किया। इफ यू हैव एनी Yes, क्वेश्चन sir. प्लीज आस्क। Yes, sir. For cultivating organically, what is the nutrition management for a crop like 150, 180 days? See, basic is the compost recommendation. Minimum 8 to 10 tons. Minimum 8 to 10 ton per acre. Well compost farmyard manure you need to apply. After that, the various biological fertilizers like microbes, VMOs, then all these things. And you can also prepare this Jiva Amrut and Jiva Amrut, Ghan Jiva Amrut. So you need to give fertilizer regularly in different forms. Then only the main primary thing is with every 5 harvest you need to give some or the other form of fertilizer, whether it is organic or it is a chemical. Then only you will get good result every 5 harvest. So when you are going organically, you can apply after every 5 harvest Jiva Amrut, Ghan Jiva Amrut. Then you can all give our Utkarsh microbes, Utkarsh VMOs, and regularly give application of our different biopesticides like fung free and Nematonil and BioClean Sweep, neem oil. So your crop will be fine. There are many success stories in organic also, because it is not very much difficult. And always keep control of this fruit fly. Many places farmers use methyl eugenol based fruit fly traps, but always for gods always go for Q lure only. Q-lure. Okay. Q lure is different and methyl eugenol is different. Oh, okay, sir. Any other questions? अगर आपका और कोई क्वेश्चन नहीं है, विल बी कंप्लीटिंग द वेबिनार हियर. Yes, सर. करण गौड़ा जी, प्लीज आस्क. सर ಕನ್ನಡ ಆತೆ. Yes, please बोलिए. ಇದು ನಿಮ್ಮದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ? ಅಮೆಜಾನ್ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಕಡೆ? Yeah, you buy directly from our website. The rates are much lower than Amazon. And if you are a big farmer, buy directly from us, because that will be much cheaper instead of buying from website. Because on website, our courier charges are also there, because it is for retail farmers, very small quantity one. But for big farmers, we supply directly through transport. That is cheaper. Sir, ಇದು ನಿಮ್ಮದು O farm principal certificate is there? Sir, for other than Gujarat, we don't have. We have for Gujarat, O-Farm and Principal. But other than Gujarat, we have still not taken. Okay, sir. Okay. But farmers can use it. It is difficult for dealers and all, they need to manage. Okay, sir. Okay. Yeah. Thank you. Thank you, sir. Any other questions? और कोई सवाल है? Thank you very much, friends. खूब शुक्रिया, आप लोग आए और आपने काफी सवाल पूछे और बेनिफिट लिया इस वेबिनार से. एंड सी नेक्स्ट वीक मेरा नहीं है वेबिनार, उसके नेक्स्ट वीक हमारा अदरक के ऊपर है, जिंजर फार्मिंग के ऊपर. सो प्लीज रजिस्टर. एंड यू कैन ऑल्सो, आप हमारे YouTube चैनल पे उत्कर्ष एग्रोकेम पे सब्सक्राइब करिए, सो दैट यू गेट ऑल द वेबिनार जो भी नया हम पोस्ट करते हैं, तो आपको उसका इंफॉर्मेशन मिल जाए. थैंक यू वेरी मच. ओके सर, राइट, थैंक यू, बाय. बाय.